S Plus Online Learning Division। हेलो बच्चों, हम अपने इस चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ रहे थे और इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमने पिछले टर्म पे कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी कड़ी में आगे कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ शरीर में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के अगर बारे में हम बातें करें तो मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं और बॉडी में इनको बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, यानी अगर ये बहुत थोड़े से अमाउंट में भी शरीर में हो तो मतलब भर की जरूरत को पूरा कर देते हैं। यहां पर एक समझने वाली बात ये भी है कि जो ये हमारे मिनरल्स हैं ये हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं और साथ ही साथ ये कुछ चीजों में हेल्प करते हैं, जैसे हड्डियों और दांतों को बनाने में, यानी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में। साथ ही साथ ये बॉडी के कुछ फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, हार्मोन की एक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम की एक्टिविटी को। अब देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं उनके सोर्स क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे ज्यादा ये जरूरी मिनरल्स की, जिसका नाम है कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है बच्चा लोग? कैल्शियम पाया जाता है मिल्क में और मिल्क से बनी हुई दही में। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन बेचारे वो पूरे के पूरे माँ के दूध पर या फिर बॉटल वाले दूध पर, मतलब दूध पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो अभी ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें अभी बोन डेंसिटी बनना बाकी होती है, जिनमें अभी दांत निकलने बाकी होते हैं, जिनमें बाल आने बाकी होते हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम बोले कि इसका काम क्या है तो हड्डियों को क्या बनाता है? कैल्शियम मजबूत करता है। वहीं अगर बात करें आयरन की तो आयरन क्या होता है? आयरन हमारी बॉडी को जरूरत होती है ब्लड में। अगर पूछा जाए कि जो ब्लड है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? आयरन। और ये आयरन जो है बच्चा ये करेगा क्या? किसका फॉर्मेशन करेगा? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ढेर सारी सेल्स तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ढेर सारी सेल्स से फिर से लंग्स तक लेके आता है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम है वो किसका है? आयरन का है, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसका है। आयरन पाया कहां कहां जाता है? पालक में पाया जाता है, जैगरी में पाया जाता है। पालक हो गया, गुड़ हो गया, या फिर आपने एक नाम सुना होगा अनार का, एक नाम सुना होगा चुकंदर का। ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं? आयरन के सोर्स हैं। अगर किसी इंसान में आयरन की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब उसके शरीर में अपने आप खून की कमी हो जाएगी। अभी मैंने बता ही दिया कि हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। बात करते हैं आयोडीन की। इसकी जरूरत भी शरीर में बहुत थोड़ी होती है और ये जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं, नमक होते हैं, उनमें पाया जाता है। आप आमतौर पर देखेंगे कि जो ये आयोडीन युक्त नमक की बात करते हैं अपने ऐड वगैरह में, जैसे आप टाटा नमक देखिए या कोई भी नमक देखिए, मैं किसी नमक का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो आप ये बताएंगे कि यहां पर है क्या कि ये आयोडीन जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में पाया जाता है और ये करता क्या है? ये करता ये है कि हमारे गले में एक ग्लैंड पाई जाती है, यहां पर हमारे कंठ में, गले में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। और इसी से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन्स कहते हैं? थायरॉक्सिन। तो ये करता क्या है? बॉडी की मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इंसान में एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ग्वाइटर, यानी घेंघा हो जाता है। ये कंठ जो है, ये जो साउंड बॉक्स है, ये फूल के लटक जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम कहाँ पाया जाता है? बनाना में, इसका रिच सोर्स है बनाना। और ये करता क्या है? मसल्स को एक्टिव रखता है, सही रखता है। उसके बाद बात करें जिंक की, तो जो जिंक है वो हमारे नट्स में पाए जाते हैं। जितने नट्स आप खाते हैं उसमें जिंक की अधिकता होती है। एक नाम सुना होगा आपने अखरोट का, एक नाम सुना होगा बादाम का, ये सब जिंक से भरपूर हैं। उसके बाद कुछ सीड्स हैं, बीज हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे कद्दू का बीज हो गया, लौकी का बीज हो गया,
ये सब में पाया जाता है। उसके बाद आप करें कि ये क्या है, ये एक तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, यानी शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ये शरीर में किस काम के आते हैं, रोगों से लड़ने के काम में आते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए वाटर, तो आप ये बताएंगे कि हमारा जो शरीर है उसमें 90 से 92% क्या होता है बच्चा लोग, वाटर ही वाटर है। आप अगर कहें कि किसी के शरीर में अगर पानी की कमी हो गई है तो यानी उसका क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। उसका क्या हो गया बच्चा लोग, डिहाइड्रेशन हो गया है। और अगर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन सा होने लगेगा, मान लीजिए अगर किसी को उल्टी और दस्त होना शुरू हो जाए, किसी को डायरिया हो गया है और डायरिया होने की वजह से उसको उल्टी और दस्त हो रहा है, तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगी बच्चा, तो होगा क्या कि उसको कमजोरी लगने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, बेहोश हो सकता है। तो ये सारी घटनाएं दिखाई देंगी। अब अगर कहा जाए कि वाटर का सोर्स क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जो हम दिन भर में 7-8 गिलास पानी पीते हैं, एक तो उस जरिए। उसके बाद हम कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं जिसमें पानी होता है बहुत ज्यादा, जैसे आप मौसम्मी खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, ये सब में भाई वाटर कंटेंट तो है ही है। साथ में अगर लौकी खा रहे हैं तो उसमें भी वाटर खूब होता है, खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, तो ये सब में भी वाटर कंटेंट होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि मिल्क है, जूस है, सूप है, ये सारे के सारे। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, अगर बात की जाए कि ह्यूमन में, अगर हम आपसे बात करें कि ह्यूमन का अगर हम पूरा का पूरा क्या समझना चाहें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा जो सिलेबस है ये एनआईओएस का, इसमें जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो आपसे केवल इतना जानना चाहता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कि क्या आपको पता है कि खाना कैसे पचता है। तो ये मोटी मोटा तौर पे वो जानना चाह रहा है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एक बात निकल के आएगी। क्या बात निकल के आएगी कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का क्या, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। 2 तरीका नहीं सही है, आप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से। इसका पहला वाला पार्ट कहलाएगा एलिमेंट्री, पहला पार्ट कहलाएगा एलिमेंट्री कैनॉल, और दूसरा पार्ट कहलाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आप ये बताएंगे कि इसके 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी खाना पचाने वाला पूरा सिस्टम है, उसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट क्या कहलाएगा बच्चा, कहलाएगा एलिमेंट्री कैनॉल, और दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एलिमेंट्री कैनॉल होता क्या है। तो आप बताएंगे कि खाने को चबाने के बाद, जब खाने को आप चबा लेंगे तो उसको क्या करेंगे, लिगल लेंगे। खाने को चबाने के बाद जब हम उसको क्या करते हैं, लिगलते हैं, तो वो जिस रास्ते होकर जाता है, यानी खाने को यहां से माउथ से चबाया, लिगल लिया, अब ये खाना जिस रास्ते होके जा रहा है, वो पूरा का पूरा रास्ता, वो पूरा का पूरा ट्रैक, ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। तो खाना जिस रास्ते से पूरा होके गुजरता है, वो पूरा का पूरा ट्रैक, वो पूरा का पूरा रास्ता क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब सवाल उठता है कि आखिर डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आप ये बताएंगे कि खाना डाइजेस्टिव ग्लैंड से होकर नहीं गुजरता, लेकिन खाने को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। खाने को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। तो अब आइए जरा हम समझते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को समझेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को समझेंगे, जिसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद खटाक से समझ लेते हैं। आइए यहां पर अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत या एलिमेंट्री कैनाल में आएगा क्या क्या, चलिए उसकी बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में और क्या क्या आएगा, तो आप यहां पे बताएंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि माउथ, शुरुआत माउथ से होगी, क्योंकि खाना जो होता है बेटा वो माउथ के रास्ते ही आप इंटर करते हैं, एक शरीफ इंसान की तरह। हाँ, तो आप बताएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, माउथ है। सबसे पहला पार्ट क्या है, माउथ है। आप बताएंगे कि माउथ में जब हम मुंह को खोलते हैं तो अगल बगल कुछ जगह खाली होती है, जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। तो माउथ में आप यहां बताएंगे कि सबसे पहले तो माउथ के अंदर क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ जाएगी।
और बक्कल कैविटी में अगर हम देखें, मुंह के अंदर जो खाली जगह है अगर हम उसमें देखें तो सबसे पहले जो नजर आते हैं वो क्या नजर आते हैं, हमारे दांत। अगर दांतों को देखा जाए तो आप बताएंगे ह्यूमन के मुंह में, जो ह्यूमन का मुंह है उसमें कौन से वाले दांत पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे हेट्रोडोंट। ह्यूमन के मुंह में हेट्रोडोंट टाइप के दांत पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन क्या है, हेट्रोडोंट है। ठीक है, जो इंसान है वो क्या है, हेट्रोडोंट है। अच्छा, हेट्रोडोंट का मतलब ये है कि मुंह में अलग अलग टाइप के दांत का पाया जाना। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, मुंह में अलग अलग टाइप के दांत का पाया जाना। अब आप बताएंगे कि जो हेट्रोडोंट है उसमें, अब भाई जाहिर सी बात है कि जो दांत हैं, दांत चार तरह के होते हैं। पहले वाले को इंसाइजर, दूसरे वाले को कैनाइन, तीसरे वाले को प्रीमोलर और चौथे वाले को क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे। इसमें जो ये वाला दांत है इंसाइजर वाला, ये हमारे सामने के दो दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे होते हैं और काटने का काम करते हैं, काटने का, बाइट करने का काम करते हैं। कैनाइन जो होता है ये इंसाइजर के बगल वाला दांत होता है, ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर उसके बगल वाले दांत होता है, ये पीसने का काम करता है, यानी क्रश करने का काम करता है, पीसने का काम करेगा। और उसके बाद अगर बात करें मोलर की, तो मोलर क्या करता है, ये उसके सबसे किनारे वाले इधर के दांत होते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम एक लाइन में देखें तो हमको अगर डाइजेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले दांत से खाने को क्या करना होगा, खूब चबाना होगा। अब उसके बाद आप बताएंगे कि इस चबाने के दौरान एक खास चीज है जो मदद करती है, वो क्या है, वो है जुबान। जुबान या जीभ जिसको कहा जाता है टंग। दांत के ही जरिए हम पूरे खाने को इधर से उधर मूव कराते हैं और लार में, किसमें, स्लाइवा में, लार में क्या करा देते हैं, मिक्स करा देते हैं, क्योंकि हमारा जो मुंह है बेटा वो सूखा नहीं रहता, उसमें स्लाइवा होता है। अब आप क्या बताएंगे कि जो ये स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, जो ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, या जो लार है, आप बताएंगे ये जो लार है ये एक ग्लैंड से निकलता है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, जिसको कहेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो आप बताएंगे कि लार जो होता है, जो थूक होता है, ये एक ग्लैंड से निकलता है, जिसको क्या बोलेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे। तो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये आप बताएंगे कि स्लाइवा यानी लार का सेक्रेशन करेंगी और लार आके खाने में धीरे धीरे क्या होता है, मिक्स होता है। तो खाना जब आप चबाते हैं तो जुबान का काम है इधर उधर उस खाने को घुमाए और लार उसमें अच्छी तरीके से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ताकि खाना अच्छे से निगल पाए। अच्छा, उसके बाद ही आप बताएंगे कि लार में, इस स्लाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। दो टाइप के एंजाइम देखे गए हैं, जिसमें एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। जो टाइलिन एंजाइम है वो करता क्या है कि ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, वो एक अलग प्रोसेस है, हालांकि आपके अभी टॉपिक में नहीं है। दूसरा अगर कहा जाए कि लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम पैथोजन को, यानी जो खाने में क्या मौजूद है, पैथोजन मौजूद है, बैक्टीरिया या फंगस, उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो ये कहानी हो गई। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब खाने को जब आपने लिगल लिया, खाने को जब क्या किया बच्चा, लिगल लिया, तो यहां आप ये बताएंगे कि जैसे ही खाने को लिगलेंगे तो गर्दन के हिस्से में जाएगा। किस हिस्से में जाएगा, गर्दन के। अब गर्दन में दो पाइप हैं, अगर ऐसे सीधे खड़े हो जाएं तो गर्दन में कितनी पाइप है, दो पाइप हैं। आगे की तरफ जो पाइप है उसको कहते हैं कि उससे एयर जाती है, इसीलिए उसको कहा जाता है विंड पाइप, जो कि सीधा कहां चली जाती है, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में चली जाती है। अब इसी फेफड़े वाले, ये इसी विंड पाइप के जस्ट पीछे एक पाइप पाई जाती है जिसको फूड पाइप कहते हैं, और उसका साइंस की टर्म में उसको हम बोलते हैं ऊसोफेगस। क्या बोलते हैं उसको, ऊसोफेगस। तो आप बताएंगे, अब यहां ध्यान से समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि खाना लिगल लिया, और खाना जब लिगला तो वो एक कॉमन पाइप में, सबसे पहले कॉमन पाइप में आएगा। उस कॉमन पाइप को कहेंगे हम फेरिंग्स। उस कॉमन पाइप को क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहेंगे। उस कॉमन पाइप को फेरिंग्स कहेंगे।
ये फेरिंग्स या कॉमन पाइप जो कि कॉमन डक्ट है, ये जब और नीचे पहुंचेगी तो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। कितने हिस्से में डिवाइड हो जाएगी? दो। तो जो पाइप आगे की तरफ बढ़ के लंग्स में जाएगी, जो पाइप आगे की तरफ बढ़ के कहां चली गई है? ऐसे लंग्स में, वो वाली पाइप कहलाएगी हमारी, ये तो हो गया फेरिंग्स जो कि कॉमन पाइप है। और ये जो आगे की तरफ बढ़ गई इसको कहा जाएगा ट्रैकिया। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रैकिया। और ये आगे चल के कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी, आगे चल के लंग्स में जाएगी। इस अब चूंकि हमको ट्रैकिया के बारे में अभी इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हम जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन तब आगे पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि इस जो जो पाइप लंग्स में जा रही है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, यानी कौन सी पाइप हो गई? वो हो गई विंड पाइप। अब उसके बाद जो फेरिंग से होते हुए कहां पहुंच रही है? स्टमक में। जो फेरिंग से होते हुए स्टमक में पहुंच रही बेटा वो पीछे है, और उसी को हम क्या बोल देंगे? ऊसोफेगस बोल देंगे। ये जाके सीधा कहां पहुंचेगी? स्टमक में पहुंचेगी। ये सीधा कहां पहुंच जाएगी? स्टमक में। इतनी बात समझ में आ गई कि ये सीधा स्टमक में पहुंच जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आप बताएंगे कि जैसे ही स्टमक में पहुंचेगी ये पाइप, ध्यान से देखिएगा, स्टमक का डायग्राम आपको मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये स्टमक का डायग्राम ये है, ये पूरा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा। और ये जो स्टमक है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें अंदर की तरफ कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऐसे उभरा उभरा रहता है बेटा, ऐसे ऐसे फूला हुआ, उठा गिरा, ऐसे स्ट्रक्चर। और ये जो उभरा स्ट्रक्चर है इसको अपन लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलेंगे। अच्छा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होता है, यानी कुछ हल्का हल्का रिसता है। और रिसेगा क्या क्या? इससे रिसाव होगा, हल्का हल्का सेक्रेट होगा। किस किस चीज का? HCl का सेक्रेशन होगा, पेप्सिन का होगा, पेप्सिन का, रेनिन का होगा, और लाइपेज का होगा। तो आप ये बताएंगे कि स्टमक से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनसे सेक्रेशन होता है। किसका किसका सेक्रेशन होगा? HCl का, पेप्सिन का, रेनिन का और लाइपेज का। अगर हम बात करें यहां पर कि HCl क्या करता है, इस अगर HCl के फंक्शन की बात की जाए कि क्या ये वही तेजाब है जो कि लैब में पाया जाता है, तो आंसर है हाँ, करीब करीब उसी पीएच का ये होता है और जो कि लैब में पाया जाता है, यानी खतरनाक टाइप का है एसिड। और यहाँ पे पाया क्यों जाता है? यहाँ पे ये खाने को, यानी फूड को, खाने को क्या करने का काम करता है? गलाने का काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका HCl जो है ये डाइल्यूट हो गया है, अब कंसंट्रेट नहीं रहा, आप खाना खाते ही मान लीजिए पानी पी लिए, तो अब ये डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट हो गया तो खाने को अच्छे से गला नहीं पाएगा। जब खाने को अच्छे से गला नहीं पाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और ऐसे में क्या होगा कि इंसान को कच्ची ढेकार आने लगेगी, गैस बनने लगेगी, अपच होने की समस्या हो जाएगी। इन सब चीजों से आदमी को जूझना पड़ेगा। तो यहां पर आप बताएंगे कि ये फूड को क्या कर देता है? गला देता है। अच्छा, साथ ही साथ ये करता क्या है? अच्छा, फूड को जब गला देगा ना तो एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उस पेस्ट को क्या बोलते हैं? उस पेस्ट को बोलेंगे अपन लोग काइम। तो जब फूड को गला देगा तो उसको एक पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उस पेस्ट को क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? काइम का मतलब ही होता है जैसे मंजन नहीं होता वैसे किस में कन्वर्ट कर देगा? पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये पेप्सिन, अच्छा चलिए आइए दिखाते हैं आपको। यहां पर ये देखिए, आप बताएंगे कि फूड का जो स्टमक है उसमें मैंने बता दिया कि HCl सेक्रेट होगा, जम्स को मार देगा और मीडियम को एसिडिक कर देगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। म्यूकस जो है, म्यूकस का मतलब वही जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, वो करेगा क्या कि पूरा का पूरा स्टमक की लाइनिंग को वहां पर प्रोटेक्ट कर देगा। उसके बाद कहा जाए कि फूड बिकम्स सेमी लिक्विड कॉल्ड काइम। यहां बता ही दिया कि सेमी लिक्विड जैसा, यानी पेस्ट टाइप का बना देगा। उसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? तो आप बताएंगे कि यहां पे अगर हम देखें तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, ये पूरा का पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहां पर ये अंदर ये पूरा दिख रहा होगा। और आप ये बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 5 से 6 मीटर की, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? 5 से 6 मीटर की एक
पतली सी ट्यूब होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो बताएंगे 5 से 6 मीटर की एक पतली सी ट्यूब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमने माना कि मान लीजिए कि ये अपना ऊसोफेगस है, यहां पर ऐसे स्टमक है, ऐसे। तो आप ये बताएंगे कि स्टमक के बाद जो इस तरीके से पहला सी आकार का पाइप एक कर्व बनाएगा, उसको हम कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट है, डियोडिनम वाला पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला वाला डियोडिनम, दूसरा जेजुनम और सबसे लास्ट वाला इलियम। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो सबसे पहला वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये सी आकार का कर्व है, उसमें होता है और उसको कहते हैं डियोडिनम। अब क्यों ऐसा होता है, तो आप बताएंगे कि जहां पर स्टमक है उसी के राइट साइड, जहां पर स्टमक है उसी के राइट साइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं अपन लोग लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। अच्छा, इसी लीवर से एक जूस सेक्रेट होता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। क्या कहेंगे, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये यहां से सेक्रेट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम के पार्ट में पहुंच जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक काम और होता है कि जहां पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम शुरुआत हो रही है, यानी स्टमक का एंड पॉइंट और स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती पॉइंट, वहीं से एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। वहीं से क्या निकलता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर। और इस पत्ती जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैंक्रियाज। इस पत्ती जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पैंक्रियास कहा जाता है। तो आप बताएंगे इस पत्ती जैसे स्ट्रक्चर को पैंक्रियास कहते हैं। और इस पैंक्रियास से एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक जूस कहा जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि लिवर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम के पार्ट में मिलते हैं, इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाता है, डियोडिनम के पार्ट में हो जाता है। अब जब डाइजेशन यहां पर हो गया तो इसका मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना और फैटी एसिड बना। तो आप ये बताएंगे कि जो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उस फाइनल प्रोडक्ट का अब होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अंतिम पार्ट में होगा। जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अंतिम पार्ट से होगा, और उस सबसे अंतिम पार्ट को क्या कहते हैं अपन लोग, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम। ये जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंत वाला पार्ट है, और इसकी में होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर का सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, उस पर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। तो जो इलियम है वो दाने जैसा स्ट्रक्चर है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के पार्ट में पाया जाता है। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो दाने जैसे स्ट्रक्चर हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के पार्ट में पाए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे ग्लूकोज को और आपके अमीनो एसिड को और फैटी एसिड को ये एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा देंगे, ब्लड में पहुंचा देंगे। एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा देंगे, ब्लड में पहुंचा देंगे। और जब ब्लड में पहुंचा देंगे तो उसको कहा जाएगा कि फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आप ये बताएंगे कि फंक्शन क्या है, अगर आप पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आप बताएंगे कि कंप्लीट डाइजेशन यहां पाया जाता है, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि जो फूड है डाइजेस्टेड वो कहां एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में। करने का काम कौन करता है, विलाई करता है। अब कुछ डाइजेस्टिव जूस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमाइलेज, आपने लोग बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस की बात कर चुके हैं तो यहां नहीं करनी है। तो एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज ये फैट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। अच्छा, फैट डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। तो आप ये बताएंगे कि कंप्लीट डाइजेशन को करने में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की या डाइजेस्टिव जूस की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। अब आप बताएंगे कि जो सीकम होता है, सीकम में, अगर सीकम भी ऐसे ही होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन भी ऐसे ही होगा ना, तो आप ये बताएंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये वाला, ये जगह जगह में जिसको सीकम हम बोल रहे हैं भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट को सीकम बोल रहे हैं। ये जो सीकम है ना, ये जगह जगह ऐसे 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 उठा उठा सा रहता है, ऐसे ऐसे ये, और जगह जगह जब ये ऐसे उठा उठा सा रहेगा, फूला हुआ, तो इसको हम कहते हैं हॉस्ट्रा। ये जो फूला हुआ है इसको क्या बोल दिया, हॉस्ट्रा बोल दिया। अब होता क्या था कि पहले के टाइम में जब इंसान आदिमानव टाइप का था, तो वो कच्ची सब्जियां, कच्चे फल वगैरह ये सब खा लेता था। खैर कच्चे फल तो आज भी खाता है, लेकिन कच्ची सब्जियां वगैरह भी खा लेता था। तो उस समय नेचर ने, भगवान ने ये जो दिया था सीकम के हिस्से में, जिसको हम कहते हैं अपेंडेक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स, या जिसको आम भाषा में पथरी कहा जाता है, तो ये किसके डाइजेशन के लिए हुआ करता था, ये सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए था। भगवान ने कहा था कि आप सेल्यूलोज को, कच्ची चीजों को डाइजेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन इंसान जब से पका के खाने लगा, तो अब इसका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया, पथरी का काम खत्म हो गया। तो इसी में जब कभी सूजन आ जाती है तो ये दर्द बहुत करने लगता है। तो बाद में जो डॉक्टर होते हैं ये इसको काट के ऑपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये इसकी कहानी हो गई। उसके बाद अगर कहा जाए, उसके बाद इस रास्ते वेस्ट मटेरियल ही बाहर आना है, रेक्टम वगैरह के। अब जब ब्लड में न्यूट्रिटिव फूड सब एब्जॉर्ब हो गया, तो इस रास्ते क्या आएगा, खाली वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा। फंक्शन कहा जाए तो आप बोलेंगे कि वाटर और सॉल्ट्स का कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है और कुछ फीसेस फॉर्म होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहा जाए कि जो एनएस है उसके रास्ते मैंने भी बताया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, कहानी खत्म हो गई। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया है कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनमें पहला नाम मैंने बताया था स्लाइवरी ग्लैंड्स का। स्लाइवरी ग्लैंड्स का मतलब लार सेक्रेट करने वाली ग्लैंड। लार सेक्रेट करने वाली हमारे मुंह में 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, माउथ में 3 जोड़ी स्लाइवा सेक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसमें से एक का नाम है पायरोटिड ग्लैंड, दूसरे का नाम है सबमिक्सलरी ग्लैंड और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। अच्छा, ये तीनों की तीनों स्लाइवा सेक्रेट करती हैं माउथ में, ठीक है। और करेंगी क्या कि उस स्लाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज भी पाया जाएगा और आपका लाइसोजाइम भी पाया जाएगा, और जो कि क्या करेगा, लार खाने को चिपचिपा बनाता है, उसमें प्रेजेंट फूड में जो प्रेजेंट है पैथोजन, बैक्टीरिया या फंगस, उसको मार देता है। तो ये लार का काम है। उसके बाद बात करेंगे लीवर की। लीवर आपको मैंने अभी दिखाया और बताया भी कि क्या सेक्रेट करेगा, बाइल जूस सेक्रेट करेगा। अच्छा, फैट के डाइजेशन में मदद करेगा। और अगर कहा जाए कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर ही होती है। उसके बाद बात करें पैंक्रियास की, मैंने अभी दिखाया कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करेगा। यहां पर बेटा आपको मैं एक बात बोलूं, पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों कहा जाता है पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये एंजाइम भी सेक्रेट करती है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है, और ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करती है, ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करती है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है। तो आप बताएंगे कि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों चीज का सेक्रेशन करती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। अब आपके यहाँ सिलेबस में जब भी पूछा जाएगा पैंक्रियास के बारे में, तो आप एक खास बात बताइएगा कि जो पैंक्रियास है उसमें एक खास सेल पाई जाती है जिसका नाम है बीटा सेल। पैंक्रियाज में एक बहुत खास सेल पाई जाती है जिसका नाम है बीटा सेल, और बीटा सेल से सेक्रेट होता है इंसुलिन। बीटा सेल से क्या सेक्रेट होता है, इंसुलिन। और इंसुलिन करता क्या है, हमारे बॉडी में शुगर का अमाउंट बढ़ने नहीं देता है, उसको कंट्रोल किए रहता है।
और अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो इंसान के ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ने लगेगा और उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ज्यादा शुगर लेवल हो जाए, इंसान को डायबिटीज हो जाए, तो इंसान को रह रह के चक्कर आने लगेगा, बहुत कमजोरी महसूस होने लगेगी। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक लेवल से ऊपर चला जाए, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अब आगे चलेंगे, अगर हम अगली बात करें तो अगली बात हम करेंगे डिफिशियंसी की। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जब कमी की वजह से रोग हो जाए, और कौन सी कमी की वजह से, या तो विटामिन की कमी से रोग हो जाए, या तो मिनरल्स की कमी की वजह से रोग हो जाए, या तो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाए। तो आपको जो रोग पढ़ने हैं इस एनआईओएस के क्लास 10th के सिलेबस में, वो ये पढ़ना है कि डिफिशियंसी जब भी रोग होगा तो 3 कारणों से होगा। या तो प्रोटीन की कमी से होगा, या तो आपकी मिनरल्स की कमी से होगा, या तो विटामिन की कमी से होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका नाम है क्वाशियोरकर। ये जो क्वाशियोरकर डिजीज है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। और होगा क्या कि बच्चों में ये देखी जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक बच्चा है जिसको प्रोटीन की कमी हो गई है, इसका जो तोंद है वो निकल गया है, हाथ पैर कितने पतले पतले हो गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं। हालांकि बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, केवल यही नहीं होता। तो हाथ पैर बहुत पतले होंगे, चेहरा सूख जाएगा, तोंद बाहर निकल जाएगी, ये इसके सिम्टम्स होंगे। ये स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाएगी, हाथ पैर बहुत पतले हो जाएंगे, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, बाल का झड़ने लगेंगे, और ही साथ इसकी इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसके बाद अगली डिजीज की बात करें, जो कि ऑल्सो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, जिसमें आप बताएंगे कि इसमें दूसरी डिजीज का नाम है मेरेस्मस। और इसमें होगा क्या कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट करीब करीब दोनों की कमी हो जाती है। तो एक तो प्रोटीन की कमी होगी, दूसरी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। इसमें इंसान हद से ज्यादा पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला, जैसे हड्डियां सा लगने लगेगा, तो हद से ज्यादा पतला हो जाएगा, मसल्स उसकी बहुत वीक हो जाएंगी, वेट लॉस हो जाएगा, स्किन का कलर बहुत ड्राई सूखा सूखा सा लगेगा, और ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, यानी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उसके बाद अगली बात करें तो आप यहां बताएंगे कि अगली बात में अगर हम बात करें कि मिनरल की डिफिशियंसी हो जाए, तो अगर किसी को आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई है, मान लीजिए मिनरल में किसकी डिफिशियंसी हो गई है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई है, तो मैंने अभी बताया कि उसका ये जो कंठ है, जो गला है, वो फूल के बड़ा हो जाएगा, यानी जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड फूल के बड़ी हो जाएगी, और ऐसी डिजीज को कहेंगे ग्वाइटर डिजीज। इंसान को बोलने में, खाना खाने में, खाना निगलने में, पानी पीने में, सब में दिक्कत आएगी। उसके बाद अगर इंसान को आयरन की कमी हो जाएगी, मान लिया कि आयरन की कमी हो गई है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया का ये सीधा सा मतलब है कि इंसान को खून की कमी हो गई है, रह रह के चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है, हाथ पैर हल्के कांप रहे हैं, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। अगर एनीमिया से बचना है तो इंसान को बनाना, अनार, चुकंदर, गाजर, ये सब खाना चाहिए, यानी कुछ सैलेड खानी चाहिए, हरी फ्रूट्स, अरे सैलेड खानी चाहिए, और हरी सब्जियां खानी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे जब यहाँ पर हम चलेंगे तो अगला जो डिफिशियंसी है वो विटामिन की डिफिशियंसी है। किसकी डिफिशियंसी है बच्चा लोग, विटामिन की डिफिशियंसी है। और विटामिन की डिफिशियंसी में जो विटामिन ए है उसकी कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसको कहते हैं रतौंधी। सूरज ढलने के बाद इंसान को क्लियर दिखाई नहीं देता, तो इसको कहते हैं कि ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब रात के समय दिखता नहीं है इंसान को, तो ये सीधा सी बात है कि आप ऐसी चीजें कम खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए नहीं है। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन ए का, गाजर है, पपाया है, मिल्क है, एग है, और मछली, फिश, ये भी इसका बेस्ट सोर्स है। उसके बाद करें बात विटामिन बी वन की, विटामिन बी वन की कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहा जाता है बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी वन अगर देखा जाए तो जो चावल के ऊपर हल्की एक लेयर होती है ब्राउन कलर की, उसमें पाया जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा महंगा चावल, पॉलिश वाला चावल, अच्छा चावल खाने के शौकीन हैं, तो फिर बेरी बेरी भी हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि जो सोर्स है वो क्या है, दालें हैं, नट्स है, सीरियल्स है, ये सब सोर्स किसका है, विटामिन बी वन का है। विटामिन बी टू की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इंसान को माउथ एंड स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और साथ ही साथ होगा क्या
कि जो माउथ का किनारा वाला है ये सब कटने उठने लगता है, यानी विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो रही है। सोर्स वही सब सारे पुराने हैं, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अंडा है, मांस है, मछली है, ये सारे के सारे सोर्स हैं। आगे चलेंगे, विटामिन विटामिन सी, अगर कहा जाए विटामिन सी जो है तो इसका नाम होता है स्कारबिक एसिड, और इसकी कमी से डिजीज हो जाती है स्कर्वी डिजीज। मुंह में जो हमारे मुंह से दुर्गंध आना, मुंह से बदबू आना, या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाना, पायरिया हो जाना, ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ब्लीडिंग हो जाना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। और जितने भी रसीले खट्टे फल हैं, लेमन है, आंवला है, ऑरेंज है और अमरूद है, ये सभी के सभी इसके सोर्स हैं। हालांकि अमरूद खट्टा नहीं होता, लेकिन फिर भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। उसके बाद अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो पाया जाता है वो धूप में पाया नहीं जाता। होता क्या है कि जब सनलाइट इंसान के ऊपर पड़ती है तो इंसान के शरीर में विटामिन डी बनता है। अच्छा, इसकी अगर कमी हो जाए तो बच्चों को रिकेट्स हो जाएगा। ये पूछा हुआ है, बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी ये दोनों पूछा गया है, विटामिन सी से होने वाली डिजीज भी और डी से होने वाली डिजीज भी। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि रिकेट्स, या इसको ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया जब होगा, जब बुजुर्गों में होगा, और बच्चों में होगा रिकेट्स। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाने लगेंगी, और जब जो छोटे बच्चे हैं उनमें हड्डियां तिरछी मिर्ची होने लगती हैं। ये चीजें होता है। आपका दूध है, मछली है, सनलाइट है, ये सब से इसकी कमी पूरी होती है। उसके बाद बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कहीं चोट चपेट लग जाए और खून बहना बही रहा है लगातार, और आप चाहते हैं कि खून को रोक दिया जाए, तो अगर विटामिन के का ज्यादा अमाउंट नहीं है या डिफिशियंसी हो गई है तो खून बहना जल्दी बंद नहीं होगा और डिजीज हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स इसका सोर्स है। आगे चलेंगे, आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, और देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जरा आइए देखा जाए इसको भी। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे होते हैं करीब करीब। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात किया गया है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होने वाली प्रोसेस है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप ये बताएंगे कि सबसे पहली बात, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी वो किसका लेवल घटा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटा रहे हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जब घटेगा हमारे एनवायरमेंट से, तो एनवायरमेंट प्योर होने लगेगा, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगी तो गर्मी कब पड़ेगी? गर्मी कम पड़ेगी तो ग्लेशियर कम पिघलेंगे, ग्लेशियर कम पिघलेंगे तो बाढ़ कम आएगी। तो यानी नेचुरल डिजास्टर पे क्या लगेगी? लगाम लगेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करके प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का रेट घटाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को निकाल कर, ऑक्सीजन को लिबरेट करके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन। और जब फूड का फॉर्मेशन ये करेंगे तो ऐसे में होगा क्या कि चाहे इंसान हो, जानवर हो, या कोई भी हो, वो सीधा सीधा अपना फूड कहां से ले रहा है? प्लांट से। और मान लो कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट नहीं रहेगा, प्लांट नहीं रहेगा, दुनिया में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आप कहेंगे हाँ सर हम तो मीट खाते हैं, तो जो बकरे को आप खा रहे हैं या जो और जानवरों को, भेड़ को खा रहे हैं, तो वो भेड़ और बकरे भी तो प्लांट को ही खा के आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर प्लांट खत्म हो जाएगा तो दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए कि न्यूट्रिशन को कौन सा होता है ह्यूमन में, तो पूरा का पूरा आप बताएंगे कि ह्यूमन में कौन सा वाले टाइप का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब कैसा न्यूट्रिशन? जो किसकी प्रेजेंस में हो? एंजाइम की प्रेजेंस में हो। और पांचों स्टेप लिख देंगे पूरा का पूरा। इंजेशन लिख देंगे, डाइजेशन लिख देंगे, एब्जॉर्प्शन लिख देंगे, एसिमिलेशन लिख देंगे, और ईजनरेशन लिख, और इजेशन लिख देंगे। पांचों के पांचों को आप लिख देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो डिफिशियंसी की वजह से डिजीज होती है उसका पूरा सिम्टम्स वगैरह बताइए। तो यहां पर आप बताएंगे कि डिजीज 3 टाइप की डिफिशियंसीज होंगी। सबसे पहले प्रोटीन वाला बता देंगे, फिर मिनरल्स वाला बता देंगे, फिर विटामिन वाला बता देंगे। जब प्रोटीन वाला बताएंगे तो इसमें क्वासियोरकर, मेरस्मस वो सब है। मिनरल्स वाले में बता देंगे कि एनीमिया को बता देंगे, ग्वाइटर को बता देंगे, और विटामिन वाले में मैंने भी बता ही दिया आपको।
उसके बाद कहा जा रहा है कि डाइजेशन में एंजाइम का क्या रोल है, तो एंजाइम में आप पूरा बाइल जूस का फंक्शन बता देंगे, पूरा पैंक्रियाटिक जूस का बता देंगे, और एमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन ये सब बता देंगे। उसके बाद अगर कहा जाए कि राइट सोर्स एंड फंक्शन ऑफ मेजर विटामिन, तो मेजर विटामिन में आप ये बता देंगे कि कुछ फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ये सब के सब बता देंगे, और बी और सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनके सोर्स वगैरह भी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बॉडी, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या है आप सब बता दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और उसका प्रोटीन वगैरह का बता देंगे। एक्सप्लेन हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब इन प्लांट, यानी सीधे सीधे दो बातें इसमें जानना चाह रहा है, एक तो जाइलम के बारे में जानना चाह रहा है, और दूसरा क्या जानना चाह रहा है, रूट के बारे में हल्का जानना, मतलब रूट के बारे में थोड़ा सा, जाइलम के बारे में, और स्टोमेटा के बारे में, किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में जानना चाह रहा है। उसके बाद कह रहा है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, यानी विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्या है, विलाई है, उसके बारे में जानना चाह रहा है, और कैसे फूड का, डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब जानना चाह रहा है। तो यहां पर ये इतनी बातें जानना चाह रहा है। आगे चलेंगे, आगे अगर कहा जाए आपसे तो आप ये बताइएगा फंक्शन ऑफ, राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल बताइएगा। ऊसोफेगस बता दीजिएगा, स्टमक बता दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बता दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बता दीजिएगा, ये चारों पार्ट बता देंगे, चाहे तो बक्कल कैविटीज बता दीजिएगा, हाँ बक्कल कैविटी, ऊसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे बता दीजिएगा। उसके बाद पूछा है कि डिस्क्राइब प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन, ये भी हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आसान है बेटा, आप एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से लिख के आंसर राइटिंग करिएगा, बोर्ड के सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। चलिए आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।